हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब साउथ एशियन मुल्कों के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं। चेन्नई में रहते हैं, वहां पर एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आजकल वो अपने वतन बिहार में हैं और बिहार में उनका अपना जो आबाई वतन है वो शेखपुरा मानेगांव है और आज वो अपने रिलेशन में मुंगेर में हैं। मुंगेर जो मीर कासिम के किले के लिए भी जाना जाता है, काफी तारीखी शहर है। आज हम सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ कई बड़ी अहम खबरों पर डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको सिप्री कहा जाता है। वो एक रिपोर्ट जारी करती है हथियारों के सिलसिले में, न्यूक्लियर हथियारों के सिलसिले में। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शाया की है, जिसमें हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान और चीन। चूंकि भारत के दो इमीडिएट पड़ोसी, उनके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और हमारे पास कितने बताए जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा तिब्बत के सिलसिले में भारत का कोई नया एक रुख सामने आया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका की विजिट पर जा रहे हैं। आज जब आप देख रहे हैं तब तक वो विजिट पर पहुंच चुके होंगे। उन पर वो एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। अडानी की कंपनी ग्रीन जो सोलर एनर्जी के लिए काम करती है, उस पर कोई मुकदमा, वहां पर एक बड़ा मुकदमा है जिसमें शायद हमारी तरफ से कुछ कहा जाए, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, जिसे उर्दू में नून कहा जाता है, उनके सीनेटर हैं। उन्होंने इमरान खान के सिलसिले में एक अहम बयान दिया है और तालिबान अपने यहाँ मीडिया को कैसे चला रहे हैं या मीडिया वहां पर कितना परेशान है या खुश है, उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आप अपनी तमाम मसरूफियात, जाती जिंदगी की जो मसरूफियात हर इंसान की होती हैं, उसके बाद भी आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये न्यूक्लियर हथियारों के सिलसिले में रिपोर्ट क्या है वो बताइए, क्योंकि इस वक्त दो तीन जंगें दुनिया में चल रही हैं। ऐसे वक्त में न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी हमारे पड़ोस में क्या है, कैसा है, वो समझना काफी अहम है। जी सैयद अली मुश्तबा साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले काज़मी साहब, मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है इस रिपोर्ट का चर्चा कर रहे हैं जो स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाकायदा हर साल निकलता है। एक रूटीन मतलब एक उनका रिपोर्ट है जो कि हर साल अपडेट होता रहता है और दुनिया के सामने मंजर आम पे आता है। अब ये सिप्री जो है, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब एब्रिविएशन है, ये पूरे दुनिया में आर्म्स कंट्रोल के लिए जो है ये इसका जो मेन एजेंडा है कि दुनिया में जो है जो बहुत ज्यादा जो है आर्म्स फैल रहे हैं। हर ममालिक जो है वो एक से बढ़ के एक जो है आगे नंबर मतलब बढ़ाने के लिए कि हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतने, उसका ये लेखा जोखा रखता है। और हर साल जो है इसकी रिपोर्ट अगर आप पूरी पढ़िएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है वो पूरी दुनिया में कि किस कंट्री के पास कितना आर्म्स है। तो अब इस रिपोर्ट से हम लोग जो है सिर्फ साउथ एशिया के ही मतलब ममालिक पे मतलब अपने आप को फोकस करेंगे। और ये जो फोकस हम लोग का जो है वो परमाणु हथियार पे, कि परमाणु हथियार के जो है वो साउथ एशिया में 3 न्यूक्लियर मतलब मुल्क हैं। चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो अब ये इन तीनों के बीच में तो वैसे आप जान ही रहे हैं कि एक कंपटीशन चल रहा है जो कि किसी वक्त भी जंग की सूरत हाल ले सकता है। इस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है, ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, फिजिकल बॉम्ब जो है वो हिंदुस्तान के पास 172 है और पाकिस्तान के पास 170 है। दो का ही फर्क है। और इन दोनों के मुकाबले में चाइना के पास 500 परमाणु हथियार है। ये जो है इस रिपोर्ट ने शाया किया है। और इस रिपोर्ट ने चाइना के हवाले से ये कहा कि इससे पहले मतलब 1 साल पहले चाइना के पास जो है सिर्फ 420
परमाणु बम हुआ करते थे, ये बढ़ के 500 हो गए। और उसने ये भी कहा है कि चाइना का जो फोकस है वो इंडिया नहीं है बल्कि ग्लोबल है, वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका है, तो वो अपने आप को मतलब उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर वॉर होगी तो उनके पास। तो ये जो है दूसरी बात इंडियन मीडिया में आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया परमाणु हथियार के नंबर के मामले में, और इंडिया जो है वो आगे निकल गई है और इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन लास्ट में एक लाइन आता है कि वो 172 है इंडिया के पास और 170 है पाकिस्तान के पास। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल सामने आ गई हैं कि कितनी परमाणु हथियार जो हैं वो मतलब एक कंट्री के पास या दूसरी कंट्री के पास है। अब इसके साथ एक चीज और है जो मेरा विश्लेषण ये है कि ये तो डिक्लेयर्ड वेपन्स हैं, क्योंकि हर 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, जिसमें इंडिया बताती है कि हमारे पास इतने वेपन हैं, पाकिस्तान ये बताती है कि हमारे पास एक। ये कन्वेंशन जो है ये 1998 से जब परमाणु धमाके हुए थे उसके बाद से ये इंडिया पाकिस्तान में एग्रीमेंट चल रहा था, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और हर साल जो है 1 जनवरी को वो अपना न्यूक्लियर एक्सचेंज करते हैं कि हमारे पास इतने परमाणु, हमारे पास इतने परमाणु बम है। तो अब 170 और 172 का मामला है, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें एक चीज और भी नोट करने की है जो कि सिप्री ने बताया है कि इंडिया जो है अब वो लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, परमाणु जो मिसाइल है लॉन्ग रेंज के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए कि उसे चाइना से थ्रेट महसूस हो रहा है। तो वो चाहती है कि हम चाइना को जहां तक उसके डीप उसके अंदर जो उसकी जो कंट्री के अंदर जाकर के हम जो है। तो ये खबर इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि किसी वक्त भी परमाणु अगर मतलब जंग हो जाता है तो एक एस्टिमेट तो होना चाहिए ना कि कितने एडवर्सरी के पास हमारे हैं, कितने हमारे पास है। और एक चीज जो बहुत पोशीदा है कि एक होता है बेसमेंट बॉम्ब, बॉम्ब इन द बेसमेंट, जिसको वो डिक्लेयर नहीं करते और उसको जस्ट वॉर के टाइम जो है वो असेंबल करके बाहर निकाल देंगे, जिसका वो डिक्लेरेशन जो है ना ही इंडिया करेगी, ना ही पाकिस्तान करेगी, ना चाइना, कोई कंट्री नहीं करती है। वो बना करके अपने बेसमेंट में रखा हुआ, और जब अगर जरूरत होगा तो उसमें जो है वो स्क्रू टाइट करेंगे उसके और बिल्कुल रेडी टू यूज हो जाएगा। तो उसका तो कोई लेखा जोखा है नहीं। ये तो जो इंडिया जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारे पास इतने बॉम्ब है। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है और सिप्री जो है जो जिससे ये हवाला आता है, जिससे ये सोर्स आता है, वो उसको डॉक्यूमेंट करती है और डॉक्यूमेंट करने के बाद अपना रिपोर्ट जो है वो शाया करती है। तो यही खबर है। अच्छा, ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में जबकि 2-3 जंगें दुनिया में हैं, इस रिपोर्ट की वाकई काफी अहमियत है। और चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात कई वर्षों से अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ भी अच्छे नहीं है। उन्होंने हमारा बहुत सी कुछ लद्दाख में कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश में भी वो हमारे कुछ एरियाज को अपना मुल्क का हिस्सा कहते हैं। तो बहरहाल इन मुल्कों के बीच में जो हथियारों का एक कंपटीशन है, कंपटीशन चीन के साथ इसलिए नहीं कह सकते कि उनके 500 हथियार और भारत और पाकिस्तान 172 और 170 पर। अच्छा, भारत तिब्बत के सिलसिले में कुछ नई क्या कुछ पॉलिसी है क्या? नई सरकार बनने के बाद में क्या भारत सरकार में कुछ नई सोच पैदा हुई है, क्या है? जी, ये एक बहुत नई सोच जो है वो भारत लेके आया है, और ये सोच जो है ये मोदी 3.0 मतलब जो 3rd टर्म के मोदी सरकार आई है उसका ये रुख बता रहा है कि अब मोदी सरकार जो है वो 370 और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से आगे मतलब की सोच कर रहा है, और अब जो है वो तिब्बत पे आ गया। तो तिब्बत पे जो खबर पे आई है, खबर ये है कि भारत ने बहुत सारे तिब्बत के जो जगह हैं, बहुत प्रोमिनेंट जगह है, उनका कैपिटल लासा है और भी उनके अलग अलग जगह हैं तिब्बत के, उनको रीनेम कर दिया है, फिर से नया नाम जो है उन्होंने। जैसे औरंगजेब रोड को मतलब एपीजे अब्दुल कलाम रोड बना दिया है, तो उसी तरह से जो है
भारत ने उन सबको कहा कि ये सब जो है वो भारतीय नाम उनके हैं। तो ये एक तरह से मतलब वापसी पलट वार है चाइना के अरुणाचल प्रदेश के नाम को चेंज करने के लिए, जो कि भारत ने नाम दिए हुए अरुणाचल प्रदेश में। और जो चाइना नहीं मानता है वो कहता है कि ये मेरे साउथ तिब्बत है और ये हमारी जगह है, और उसके उन्होंने वो तिब्बतन नाम जो है वो दिए हुए हैं, और ये जो चल रहा है। अब इसकी जो एनालिसिस है, विश्लेषण है कि भारत ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक तिब्बत का मामला है तो तिब्बत 1962 के बाद, 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद वो सेटल हो गया था। वो कहानी सेटल हो गई थी कि तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है, और अक्सर चीन जो है वो चाइना ने ले लिया है। जो कि अभी भी कुछ दिन पहले, मतलब साल 1.5 साल पहले, हमारे अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री आज भी हैं, पहले हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि हम अक्सर चीन को लेके आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि पीओके के तो लेके आएंगे ही आएंगे, अक्सर चीन को भी लेके आएंगे। अब ये नया रुख आ रहा है कि तिब्बत को भी लेके आएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह झगड़े को बढ़ाना चाहती है भारत, या उसको फंसाना चाहती है चाइना के और इंडिया को, कि यहां से तुम में हो, हम भी अपना नाम रखे, वो रखे। लेकिन मुझे जो जहां तक ये समझ में आ रहा है कि तिब्बत जो है वो चाइना ने सेटल कर लिया। अब इसमें 1 मिनट में मैं मतलब हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। 1962 के वॉर के बाद जब तिब्बत चाइना का हिस्सा हो गया था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत पुराना आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने क्लेम किया था कि भारत ने 2 डिवीजन फौज बनाई थी, जो कि तिब्बत में आतंकवाद, टेररिज्म करने के लिए। और उस टाइम जो 1960s के अंदर तिब्बत के अंदर अचानक जो है लासा में और जगह जगह जो है वहां पे धमाके होते थे, जो कि अभी आप अफगानिस्तान में जो धमाके सुन रहे हैं, और टीटीपी जो है जो पाकिस्तान में कर रही है, वैसे ही जो है वो भारत कर रही थी 1960s में। तो यहाँ पे टेररिज्म का इतिहास लिखा जाएगा, तो तिब्बत का भी इतिहास लिखा जाएगा कि जहां के पूरे साउथ एशिया में 47 के बाद सबसे पहली बार टेररिज्म। और आप जानते हैं कि तिब्बत तो बहुत ही पीसफुल मुल्क है, वहां तो मतलब बुद्धिस्टों की मोनेस्ट्री है और लामा लोग रहते हैं, उन्हें न हथियार से न उन्हें जंग से और इससे कुछ नहीं है। तो शुरू में इंडिया ने अमेरिकन सपोर्ट से, अब यहाँ पे अमेरिकन सपोर्ट की बात आ जाती है, अभी मैं 1 मिनट के बाद अमेरिकन सपोर्ट की बात करूँ, कि वो एक पूरा एक फ्रंट खोला हुआ था पूरे दुनिया में, मतलब फ्री तिब्बत अमेरिकन जो है वो नारा लगा रहे थे, और बैंड और बाजे बज रहे थे और गिटार बज रहा था कि फ्री तिब्बत हो जाए, फ्री तिब्बत हो जाए। ये मौक़िफ़ जो है पूरा 60s में चलता रहा, 70s में चलता रहा। उसके बाद से अमेरिका ने भी जो है इतना पैसा उसके पास नहीं था कि इस फजूल खर्ची में वो लगाए, और इंडिया को भी ये लगा कि हम जो है वहां पे फिजिकली तो इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, तो टेररिज्म ही करें, तो वो भी हार गया। अब इस वक्त जो है वो फिर मतलब इस तरह की बातें जो है खोल रहा है इस नए इंटरनेशनल ऑर्डर में, और मुझे भी यही लग रहा है कि इस पे अमेरिका का कि उसको प्रोटेक्शन है। क्योंकि अभी आज के डेट में जब हम ये बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के कोई 5 से 7 सेनेटर जो हैं वो धर्मशाला में है, जहाँ के दलाई लामा तिब्बत से जो एग्जाइल होके आए थे 1962 में, वो रहते हैं इंडिया में, इंडिया ने उनको जगह दी हुई है। वो दलाई लामा से मिले जा करके, और दलाई लामा से कहा कि जो अमेरिका है वो उनको सपोर्ट करता है और फ्री तिब्बत की बात करता है। तो ये बातें अभी हो रही हैं। आज जो हम आप बात कर रहे हैं, तो वो सेनेटर जो है दिल्ली से आए थे मिलने के लिए, उनका जो एक रूटीन मतलब बायलैटरल जो मीटिंग हो रही है उसके ऊपर ये बात हो रही है। तो और वो गए थे धर्मशाला में जहाँ के दलाई लामा रहते हैं, उनसे बात करते। इस पे चाइना ने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया। चाइना जो बीजिंग है वहां पे ग्लोबल टाइम्स आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये तो तिब्बत की स्टोरी तो सेटल हो गई है, अब दलाई लामा जो है वो नया दलाई लामा जो है वो बन चुका है तिब्बत में। अब ये दलाई लामा जो है इनकी जगह जो है धर्मशाला में ही है, इनकी तिब्बत में कोई जगह नहीं। तो ये सब कहानियां चलती रहेगी। मुश्तबा साहब, इसका मतलब ये कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद अमेरिका ने अपने किसी एजेंडे पर भारत से कुछ ना कुछ काम लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसका एक ये भी कहा जाता है, क्योंकि
दुनिया जानती है कि अमेरिका भारत से जो ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है, पार्टनर कहता है कभी, तो वो चाइना को कंटेन करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन भारत भी अपने तरीके से चीजों पर नजर रखता है, अपने इंडिपेंडेंट फैसले भी लेता है, और हमने लद्दाख वाले मामले में भारत के रुख को हमने देखा है। ऐसा लगा कि भारत एस्केलेट नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये तिब्बत के मामले को उभार करके भारत और चीन के बीच में कुछ कराना चाहता है अमेरिका। सेनेटर्स की मौजूदगी तो कम से कम यही बताती है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं श्रीलंका। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका गए, वहां क्या कुछ मामला है? अडानी को बचाने की कोई बात कहीं कुछ, क्योंकि देखिए सरकार तीसरी बार आई, अडानी से और मोदी की सरकार तो अलग अलग नहीं समझी जा सकती है, वो उनके रिश्ते उसी तरह से मजबूत रहेंगे। अब क्या कुछ है श्रीलंका में? आमतौर पर देखिए दो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात की बात हुआ करती थी, अब अपने यहाँ के पूंजीपति को बचाने के लिए कुछ है? क्या है ये विजिट, क्या है? जी, ये जो नई सरकार बनी है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर का जो है पहला विजिट वो श्रीलंका हुआ है, ये बहुत खास अपने आप में अहमियत रखता है। वो नेपाल नहीं गए, बांग्लादेश नहीं गए, भूटान नहीं गए, मतलब नेपाल, वो श्रीलंका को ही चुना। तो बज़ाहिर जो मीडिया में रिपोर्ट है वो यही है कि ये एक रूटीन विजिट है। जयशंकर जो है श्रीलंका गए हुए हैं, वहां पे उनका एजेंडा ये है कि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत से नए प्रोजेक्ट की बातचीत भी चल रही है। तो उसकी ये स्टॉक टेकिंग एक्टिविटी है, जो जाकर के वो देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट उनके कहाँ कहाँ पहुंचे हैं और उनकी क्या नौयत है, वो मतलब अगर रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं। तो एक तो उनका ये एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि चीन जो है वो कितनी हद तक क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आया है और क्या क्या प्रोजेक्ट वो जो श्रीलंका में लगा रहा है, और किस प्रोजेक्ट से जो है वो भारत को, मतलब अगर खतरा है या उनको कोई एतराज है, तो इस सब को लेके आएंगे। तो बेसिकली जो श्रीलंका में हमारे जयशंकर साहब का विजिट है वो यही सब है। और वो फिर जो श्रीलंका में जो तमिल क्वेश्चन है कि उनके राइट्स और उनके जो वो हैं, उसके ऊपर वो बात करेंगे कि उनको और राइट्स मिलने चाहिए, तमिल जो लोग हैं। तो ये एक रूटीन जो है वो विजिट है। लेकिन इसमें अहम विजिट यही है कि जयशंकर ने पहला विजिट जो है वो श्रीलंका को ही चुना। ये अभी अपने आप में ही जो है एक मुअम्मा है कि ये क्यों ऐसा किया। तो इस पे फिर आपकी जो संदेह है वो सामने आ जाता है कि कहीं ये विजिट इसलिए तो नहीं है कि ये अडानी साहब को वो बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचे। तो अब अडानी साहब की बात आपको मैं बता दूं कि देखिए वहां पे जो है एक विंड एनर्जी का जो है वो प्रोजेक्ट अडानी साहब ने लगा लिया है। वो श्रीलंका में मन्नार जो जगह है वो बहुत क्लोज है भारत के, और उसपे वो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था किसी चाइनीज कंपनी को, जिसपे भारत को रास्ता कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और मोदी साहब ने डायरेक्टली मतलब इसमें इन्वॉल्व हुए थे और कोई भी बिडिंग और कोई भी प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था, और अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था उनकी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो अडानी साहब ने वो प्रोजेक्ट वहां लगा दी, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। और उसकी ये भी बात हुई थी कि वहां से जो एनर्जी पैदा होगी, जो बिजली पैदा होगी, वो भारत में भी आएगी। श्रीलंका में तो जाएगी, वो भारत में उसको शेयर करेगी। अब क्या हुआ है कि वहां कुछ एनजीओ जो हैं और खासकर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कुछ के लोग हैं जो वहां पे काफी इस तरह के सक्रिय हैं, उन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कोई भी जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं किया, और उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली अडानी को दे दिया है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस लेके आ रहे हैं या आ गए हैं, और उससे उनको ये भी बात आ रही है मीडिया में कि शायद अडानी का जो प्रोजेक्ट है वो स्क्रैप हो जाए, क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। तो ये सब बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिसको वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो हो सकता है कि ये स्क्रैप हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि जयशंकर साहब कितने हद तक हावी होते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट पे कि अडानी जी बच जाए। तो ये तो आगे की बात है, और फिर आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो हम और आप नहीं जानते हैं। जैसे खबरें आएंगी हम बेशक
आने आने वाले वक्त में जो कुछ होगा वो बताया जाएगा। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ। इमरान खान मुसलसल जेल में हैं, उनकी बीवी के खिलाफ भी कुछ मुकदमे हैं, वो भी जेल चली गई थी अपना हाउस अरेस्ट खत्म करा करके, और उनका पीछा मुसलसल किया जा रहा है और मुसलसल उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ है नवाज शरीफ वाली पार्टी पीएमएलएन जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की चूंकि ये पार्टी है, क्या कुछ है इमरान खान के खिलाफ वहां पर खबर? देखिए, वो पीएमएल नून जो जो पार्टी है वो अभी सत्ता में है और शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब एक जो एमपी हैं मतलब पीएमएल एन नून के, उनका नाम है अहसन इकबाल, और उन्होंने एक बयान दिया है कि इमरान खान को उनकी पार्टी ये चाहती है कि वो 5 साल जेल में ही काटे, ताकि उनका कहना है कि हमारी जो सरकार है जो डेवलपमेंट कर रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधार कर रही है और बाकी चीजें जो है वो पाकिस्तान को फिर से मतलब स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रही है, उसमें इमरान खान का कोई मुदाखलत ना हो। और इसके लिए अगर वो 5 साल वहां बंद रहेंगे और मतलब केस ही लड़ते रहेंगे तो ये 5 साल का वक्फा जो है वो खत्म हो जाएगा और एक इलेक्शन खत्म कभी हुआ ही 8 फरवरी को। अब जब अगला इलेक्शन होगा तो उसके बाद क्या होगा तो वो तो उस वक्त की बात बताएगी। तो ये एक बहुत अहम बयान था जिसके ऊपर पीटीआई और उनके जो लोग हैं वो बिल्कुल बरस पड़े हैं और उनका ये कहना है कि जो पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन हैं या उनके जो लोग हैं उनका कहना है कि बस 2-3 महीने के बाद जो है फिर पाकिस्तान में एक नया समीकरण बनेगा पॉलिटिकल, जिसमें इमरान खान की पार्टी शायद मतलब इस जो अभी सत्ते में आई है इसको गिरा देगी, और कैसे गिराएगी नहीं गिराएगी वो बताया जाएगा। और वो तो फिर से जो है जो 8 फरवरी 2024 का जो मैंडेट है जिसमें कि इमरान खान की पार्टी जीती हुई है तो वही सत्ते में आ जाए। और अगर वैसा नहीं होता यानी अभी नवाज शरीफ की पार्टी इस कोशिश में है कि किसी तरह से एक और इलेक्शन गुजर जाए और इमरान खान हुकूमत में ना आ पाए ताकि फिर हमारी ही जय जयकार हो। ये बहरहाल सरकारें अदालतों को मुतासिर करती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हमने देखा है। अब पाकिस्तान में क्या ऐसा होगा वो वक्त बताएगा। और इमरान खान बहरहाल सबसे पॉपुलर लीडर अभी तक तो हैं, और पिछली बार जो अभी सरकार बनी नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, वो बहुत ही जोड़ तोड़ करके सरकार बनी, और उस वक्त भी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि बहुत ज्यादा रिगिंग की गई है, चोरी की गई है वोटों की। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसी हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक नया ट्विस्ट आ गया है इमरान खान पीटीआई और जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के नूर में, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया, ये तीनों मुल्क जो हैं इनके ही जोर पे पाकिस्तान चल रहा है। ये सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये इमरान खान के पुष्ट पे आके खड़े हो गए। पीटीआई ने कहा है कि अमेरिका जो है वो अब इमरान खान की वकालत कर रहा है कि उनको आप जेल से छुड़वाइए, उनके सारे मुकदमे जो हैं फारिग कीजिए, और चाइना भी यही बात कह रहा है, सऊदी अरेबिया भी यही बात कह रहा है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है कि कैसे नवाज शरीफ चाइना को, सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को मैनेज करते हैं इमरान खान के हवाले से। अगर इन लोगों की बातें मान लेते हैं तो इमरान खान फिर आ जाएंगे वापस और पॉलिटिकल सरगर्म हो जाते हैं। इनकी अगर वो मतलब हरतरफी को मतलब उनको नहीं मानते हैं अगर शहबाज शरीफ, तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है इमरान खान की पार्टी के और अमेरिका के बीच में। ये बात तकरीबन सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका अब तक अमेरिका की ही सपोर्ट से ये सरकार बनी है, ये कई बार सामने आ चुका, इल्जामात की शक्ल में भी और इनके बयानात के जरिए भी। अच्छा, मैं आखिर में, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है,
तालिबान सरकार बहुत सी चीजों में बड़ी स्टेबिलिटी की बातें आई हैं, और जब ये सरकार बनी थी तब मीडिया के लोगों ने काफी बेचैनी का इजहार किया था। अब तालिबान की सरकार में मीडिया का क्या हाल है? अभी कोई एक ताजा रिपोर्ट है जिसके बारे में आप बताएंगे। जी, ये रिपोर्ट आई है, वहां के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है। उनका नाम जो है वो कुछ जरा सा ट्विस्टेड नाम है। उनका एक नाम बीच वाला जो है वो मुजाहिर करके है, और मुस्तफिर जो है तीसरा। तो इन साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और जो मीडिया की हालात हैं अफगानिस्तान में उसके हवाले से बात किया है। कि उन्होंने कहा है कि अभी अफगानिस्तान में 370 मीडिया आउटलेट हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये आउटलेट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, इनके नंबर जो है। तालिबान चाहती है कि मीडिया जो है बहुत ही रोबस्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी मीडिया पे बस सिर्फ 3 पाबंदियां हैं। एक पाबंदी ये है कि मीडिया जो है एंटी नेशनल एक्टिविटी ना करे, एंटी अफगानिस्तान को खबरें ना छापे। दूसरा यह है कि मीडिया जो है अफगानिस्तान के कल्चर एंड सोसाइटी का भी वो अगर अपोज ना करे, अगर उसको सराहना ना करते हैं, उसको अपोज ना करे मीडिया में कि ये चीजें गलत हैं और ये चीजें सही हैं, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक उसके कल्चरल वैल्यूज होते हैं, उनका अपना वो है। और एक चीज और उन्होंने कहा कि मीडिया में जो है आप मतलब ये है कि गलत खबरें या मतलब अफवाह या कुछ ऐसी चीजें नहीं, मतलब सेंसिटिव चीजें जो है वो बयान करें, जिससे कि मतलब ये है कि कंट्री के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रिफ्ट हो जाए। तो ये 3 पैरामीटर्स जो है उन्होंने बनाए हैं मीडिया के ऑपरेट करने के लिए। और उन्होंने कहा कि अभी 10 रेडियो स्टेशन जो है वो फिर से ऐड हुए मतलब अफगानिस्तान में, और मीडिया जो है बहुत ही मतलब प्रोग्रेस कर रही है। मीडिया के नंबर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको इजाजत है पब्लिकेशन की, उनको इजाजत है ब्रॉडकास्टिंग की, उनको इजाजत है मतलब जो चीजें हो रही हैं उसको बयान करने के लिए। तो उन्होंने ये 3 पाबंदी के साथ मीडिया को कहा है कि इन 3 पैरामीटर्स को अगर देखते हुए अगर आप काम कर रहे हैं तो हम मीडिया से कोई मतलब यानी उन्होंने अपनी वो पाबंदियां भी बता दी कि इन कंडीशंस के तहत रह करके आप लोग काम करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब शुरू में तालिबान की सरकार बनी थी तो मीडिया के बहुत ऐसे रिएक्शन आए थे कि लोगों को उनके ऑफिसेस बंद कर दिए गए, नौकरियां खत्म हो गई। बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसे प्रोटेस्ट भी किए थे, लेकिन बीच में प्रोटेस्ट वगैरह कम हुए। लेकिन अब जो उन्होंने बताया कि 370 प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें टीवी स्टेशन, रेडियो और अखबारात हैं वो काम कर रहे हैं। वो बहरहाल देखिए, हमने तो देखा है वेस्टर्न मुल्कों के मुकाबले में जब हम जाते हैं अरब मुल्कों में, तो वहां के अखबारों की खूबी ये होती है, जो मैंने कई मुल्कों में महसूस की, कि जिस मुल्क से अखबार छपता वहीं की खबर नहीं होती, बाकी दुनिया भर की होती है। लेकिन शायद इससे बेहतर तो जिस तरह से हमें काबुल से तोलो न्यूज से खबरें मिल जाती हैं, कुछ अफगानिस्तान टाइम्स और कई और सोर्सेज से हम अक्सर खबरें, किसी हद तक कुछ सोर्सेज हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं वहां से। लेकिन बहरहाल सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, कल्चरल खासतौर पर जो उन्होंने बात कही है वो, और एंटी नेशनल कुछ ना हो, वो सरकारें अपने अपने तरीके से पाबंदियां लगाती हैं। और तालिबान सरकार से ये उम्मीद करना कि हम यानी मीडिया के लोग सिर्फ बाकायदा वेस्टर्न मुल्कों की तरह से हम चला सकेंगे, ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। 2 बार मैं भी अफगानिस्तान गया हूं और वहां के हालात देखे हैं, ये मुमकिन नहीं है बज़ाहिर। हालांकि मुख्तलिफ दूसरी सरकारों में भी उतनी खुली हुई जर्नलिज्म नहीं हो पाती थी। हमने देखा जब नॉर्दर्न अलायंस की सरकार थी तो फिर वहां कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर वाकई डिस्कस करना जरा मुश्किल था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट
फ्राइडे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। अब मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि हर फ्राइडे को साउथ एशिया पर, जो जनूबी एशिया जिसे कहा जा सकता है, दक्षिण एशिया, उसके मुल्कों के खास खास खबरों पर हम चर्चा करते हैं सईद अली मुश्तबा के साथ, और आप लोग उसे काफी पसंद करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा उस पर आप अपनी राय जरूर लिखें कमेंट्स में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।